आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ठीक, पहला आपका प्रश्न है, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। आपका शब्द है और, तो ये जो और शब्द है इसका समानार्थी, समान अर्थ देने वाला इनमें से कौन सा विकल्प है? तो देखिए, अन्य या उसका, दूसरा या तथा, सब या परंतु, परंतु या अपना। तो और शब्द का अनेकार्थी, और शब्द का अनेकार्थी जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा या तथा, दूसरा या तथा, ये हो जाएगा। अगला देखें। अगला प्रश्न है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो काम करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुष्कर या दूभर या कठिन या असंभव। तो जो काम करना कठिन हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द जो होगा वो हो जाएगा दुष्कर। विकल्प नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। अब यहाँ हमें कुछ भरना है। क्या बनाते हैं? क्या नीर बनाते हैं, कि नीम बनाते हैं, कि नीड बनाते हैं, या नींद बनाते हैं? तो पक्षी पेड़ों पर अपना नीड बनाते हैं। नीड माने होता है घोंसला। ये घोंसला का दूसरा समानार्थक शब्द है नीड। क्या है? नीड। ये हम याद कर लेंगे। विकल्प नंबर सी हमारा सही है। अगला हमारा प्रश्न है, अन उपसर्ग से बना शब्द। अन उपसर्ग से बना शब्द, तो क्या हो जाएगा? क्या अनुचर हो जाएगा, अनुपमा हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, या अनुत्तर हो जाएगा? अनु शब्द उपसर्ग से बना शब्द, मतलब अनु जो है उपसर्ग किस शब्द में लगा है, तो ये आपको यहाँ पे चुनना है। देखिए, उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के, जैसे कोई शब्द हमारा है, जैसे ये कार है, कार शब्द है, तो कार के पहले जो हम जोड़ेंगे उन्हें उपसर्ग कहेंगे, और बाद में जोड़ेंगे वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो कार के पहले यदि हम उप जोड़ दें तो इसका उपकार बन गया, तो इसका ये उप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उप जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। तो अनुपसर्ग से बना शब्द है, क्या है बताइए? यहाँ पे चर, अनुचर। विकल्प नंबर ए आपका सही है। अगला, भूलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि किसी शब्द के आगे यदि जोड़ते हैं तो उसे उपसर्ग कहते हैं, पीछे जोड़ते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ये है इसमें कि भूलक्कड़ में, भूलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा प्रत्यय है? क्या भू है, या डा है, या कड़ है, या भूल है? तो देखिए, प्रत्यय हम इधर निकालेंगे, तो भू को निकाल के देखिए क्या हो जाएगा? भुलक्कड़। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ भूल हम निकाल लेंगे और ये आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, अक्कड़। क्या हो जाएगा? अक्कड़ हो जाएगा। अगला आपका शब्द है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है, क्या है? देखिए क्या हो जाएगा? गीता धन अन्य, गीत धन
जली, गीता धन अंजलि या गीत धन अंजलि, क्या हो जाएगा? गीतांजलि का सही संधि विच्छेद, तो आपका हो जाएगा गीता धन अंजलि बराबर गीतांजलि, ये आ करके इसमें मिल जाएगा और आपका गीतांजलि बन जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी मिलकर स्कूल जाता है, इस वाक्य को शुद्ध रूप होगा, इस वाक्य का शुद्ध रूप हमें दिखाना है, क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, सभी मिलकर स्कूल गए या सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं या सभी मिलकर स्कूल जाते हैं या सभी साथ स्कूल जाते हैं, क्या हो जाएगा? तो सभी मिलकर स्कूल जाता है, क्या हो जाएगा? सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नहीं पीते ही नहीं है हम चाय, पीते ही नहीं। अगला आपका जो प्रश्न है वो है 8 नंबर, तो रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है? ठीक है, रसोई घर में कौन सा समास है? तो इसको आप अलग करिए, अन्वय करिए, अन्वय करने पे आपका हो जाएगा रसोई घर, यानी रसोई के लिए घर, जहाँ पे भोजन बनाया जाता है वो घर, किचन जिसको आप बोलते हैं। तो इसमें आपका इसको तोड़िए, देखिए क्या बन रहा है, बन रहा है आपका रसोई का घर। ठीक है, रसोई का घर, रसोई का घर जहाँ पे भोजन बनता है। तो ये जो आपका कारक चिन्ह है, जहाँ पे हमें कारक चिन्ह मिल जाता है वो समास हो जाता है तत्पुरुष। कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की यही पहचान है कि इस समास में कारक चिन्ह मिलते हैं। अगला आपका प्रश्न है, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा, मैं खाता हूँ, तो इसका ये जो आपका वाक्य दिया है मैं खाता हूँ और कर्मवाच्य में इसको बताना है कि ये जो वाक्य है ये कर्मवाच्य में क्या बनेगा। आइए देखते हैं, मुझसे खाया जाता है, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया जाता है। तो आपका है मैं खाता हूँ, कर्मवाच्य क्या होगा कि मुझसे खाया जाता है, यहाँ पे आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। आप अगला देखिए, अगला आपका है मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ, तो इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है? रोज यानी कि प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, कौन सी क्रिया विशेषण है? देखिए क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है या कालवाचक क्रिया विशेषण है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। तो मैं रोज पढ़ता हूँ, स्थान की कोई बात इसमें नहीं आई है, ना रीत की बात आई है, ना परिणाम यानी कि माप तौल की बात आई है, तो क्या हो जाएगा? मैं रोज पढ़ता हूँ कालवाचक क्रिया विशेषण है आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में से योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह कौन सा है इसमें से? तो ये इसमें से हम देखेंगे, तो ये तो हमें पता है प्रश्नवाचक है और ये हमारा उल्टा दिया हुआ है विस्मयाद बोधक, ठीक है, और ये हमारा ऑब्लिक का है, तो ये हमारे तीनों जब है नहीं तो कौन सा हो जाएगा? हमारा योजक चिन्ह हो जाएगा विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी हमारा योजक चिन्ह हो जाएगा। योजक चिन्ह जैसे हम लिखते हैं, हमने लिखा माता और ये योजक चिन्ह लगा पिता, माता योजक चिन्ह पिता, तो ये हमारा योजक चिन्ह होता है, इसमें आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला आपका है घी के दिए जलाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो रोशनी करना, खुशी मनाना, रोशनी करना, प्रसन्न होना या घी लाना। तो घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का यही अर्थ होता है कि जब कोई खुशी होती है तब हम घी के दिए जलाते हैं
तो यहाँ पे हो जाएगा प्रसन्न होना। विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिर अगला आपका है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है, क्या अर्थ है कि लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख या अच्छी बातें, क्या हो जाएगा लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होगा, तो यानी कि लोक की उक्ति। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला आपका है चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस कविता में आपको किस रस का अनुभव हो रहा है वो हमें यहाँ चयन करना है। क्या ये भक्ति रस है, या वीरता की बात कही गई, या हंसने की बात कही गई, या श्रृंगार रस की। तो चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी वीरता की बात की गई है। और वीरता का, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है उत्साह। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखें, अगला आपका जो प्रश्न है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो हमें 20 होती हैं, 17 होती हैं, 15 होती हैं, या 16 होती हैं। तो हमें पता है कि हमारे जो छंद हैं, छंदों में 4 चरण होते हैं, दोहा, सोरठा या चौपाई, इनमें 4 चरण होते हैं। लेकिन हर चरण में छंदों के दोहा, चौपाई, सोरठा, ये जो हमारे छंद हैं, इनके हर चरण में अलग अलग मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे हमसे चौपाई छंद के बारे में पूछा गया है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पे मात्राएं होती हैं 16। तो विकल्प नंबर डी आपका सही है। अगला आपका है काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, देखिए अलंकार जो हमारा अलंकार संप्रदाय है या अलंकार शीर्षक है, अलंकार के निर्माणकर्ता या प्रवर्तक आचार्य भामा है। कौन है, आचार्य भामा ने अलंकार को लिखा था। अब इसमें पूछा गया है काली घटा का घमंड घटा, है ना, इसको पढ़ेंगे अच्छे से और फिर समझेंगे। क्या समझेंगे, जैसे पूछ रहा है क्या यहाँ यमक अलंकार है, कि उपमा अलंकार है, कि अनुप्रास अलंकार है, कि रूपक अलंकार है। तो इसमें देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये आप घा वर्ड से शुरू हुआ है घटा, और फिर ये भी आपका है घा वर्ड से शुरू हुआ है, फिर ये भी घा। जब हमको किसी पंक्ति में या किसी वाक्य में हमको जो है एक वर्ड की आवृत्ति जब बार बार होती है, एक ही वर्ड हमें बार बार मिल जाए, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए आप, घटा में घा मिला, घमंड में घा मिला, और फिर यहाँ पे घटा में घा मिला, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। विकल्प नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न, वर्णों के कितने भेद होते हैं। जो हमारे वर्ण हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं। हमने जब आपको वर्णमाला पढ़ाया था तो विस्तृत इसका आपको हमने अध्ययन कराया था कि वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं और उनके बोलने का उच्चारण स्थान क्या है, हमने सब कुछ आपको बताया था। तो यहाँ हम देखेंगे वर्णों के क्या 10 भेद होते हैं, या 7 होते हैं, या 2 होते हैं, या 8 होते हैं। तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। विकल्प नंबर सी हमारा सही होगा। देखिए ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण। ह्रस्व वर्ण मुख्य रूप से हमारे वर्णों को जो है उसके 2 भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व वे होते हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगे, दीर्घ वह होते हैं जिन्हें बोलने में अधिक समय लगे, एक मात्रा से 2 गुना समय। अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब ये शब्द दिए हैं, इनमें से हमें चुनना है कौन सा शब्द हमारा स्त्रीलिंग है। तो मालिक है, कहार है, पाठक है, या योगिनी है।
तो मालिक पुल्लिंग है, कहार भी हमारा पुल्लिंग वर्ग में जाएगा, पाठक भी पुल्लिंग वर्ग में जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा योगिनी। अगला प्रश्न हमारा है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द का यहाँ पे हमें चयन करना, नायिका स्त्रीलिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है, वधु स्त्रीलिंग है, और धावक जो है दौड़ने वाला जो धावक है, दौड़ने वाले व्यक्ति को कहते हैं धावक। तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा धाविका। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन होगा तो शिक्षकों या शिक्षक या शिक्षिकाएं या शिक्षकगण, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, शिक्षक का बहुवचन। बहुवचन हमें पूछ रहा है, शिक्षक का बहुवचन पूछ रहा है, लिंग नहीं पूछ रहा। अगर लिंग पूछेगा तो शिक्षक का शिक्षिकाएं हो जाएगा, यहाँ पूछ रहा है शिक्षक का बहुवचन, तो शिक्षक का बहुवचन हो जाएगा शिक्षकगण। विकल्प नंबर डी हमारा सही है। तो आज की क्लास हमारी कैसी रही? आप निरंतर प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं तो उसमें आप कितनी सफलता प्राप्त कर रहे हैं, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। निरंतर आपको नए शीर्षक के साथ, नए प्रश्नों के साथ आपको अभ्यास कराया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और जो भी आपकी समस्या है उसको भी बताइए। जो आप चाहते हैं वो अपने विचार दीजिए। आपकी समस्या का समाधान हम लोग करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।